देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। त्रिपुरा के ऊनाकोटी जिले के कैलाशहर में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ शनिवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। इस दौरान कम से कम 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां कैलाशहर जॉइंट एक्शन कमेटी ने एक रैली का आयोजन किया था, जिसका नेतृत्व विपक्षी कांग्रेस नेता मोहम्मद बदरुज़्ज़मा कर रहे थे। ये रैली पुलिस की मंजूरी के बिना निकाली गई थी। इस दौरान जुलूस पर कथित तौर पर जूता फेंके जाने के बाद बवाल हो गया। युवाओं का एक समूह पुलिस से भिड़ गया। हाथापाई में प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर ईंट, पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी। वहीं पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी मौके से भाग गए। शनिवार शाम को ऊनाकोटी जिले के एसपी सुधांबिका आर और डीआईजी रति रंजन देवनाथ ने स्थिति का जायजा लेने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। डीआईजी देवनाथ ने पुष्टि की कि स्थिति नियंत्रण में है। वहीं कांग्रेस नेता मोहम्मद बदरुज़्ज़मा ने अधिकारियों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और उनका आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई के कारण कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर सीपीआईएम नेता हन्नान मोहल्ला ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार स्थिति से निपटने में विफल रही है। बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है, जिससे राज्य में हत्याओं में वृद्धि हुई है। 3 लोगों की जान चली गई और यह राज्य सरकार की विफलता है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वक्फ अधिनियम ने देश में तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। मध्य प्रदेश के गुना में शनिवार को हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान कथित तौर पर पथराव की घटना की खबर सामने आई है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में गुना के एएसपी मान सिंह ठाकुर ने बताया कि कल शाम को 7:30 बजे के करीब हनुमान जयंती के अवसर पर कर्नलगंज क्षेत्र से एक शोभा यात्रा निकल रही थी। इस दौरान 2 समुदाय के बीच कुछ देर तक के लिए पथराव की स्थिति बनी। एएसपी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। उनके मुताबिक अब स्थिति सामान्य है। गुना के एएसपी ने ये भी जानकारी दी कि घटना के फुटेज के आधार पर कुछ लोगों की पहचान की गई है और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। वहीं इससे पहले गुना के एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने 12 अप्रैल की रात ही घटना की जानकारी देते हुए कहा था कि जुलूस कर्नलगंज मस्जिद के पास से गुजर रहा था, जिस दौरान 2 समुदायों के बीच में कुछ नारेबाजी हुई थी। एसपी ने कहा था कि ऐसा पता चला है कि पथराव हुआ है, जिस दौरान 1-2 लोगों को चोटें भी आई थीं। उनके मुताबिक पुलिस ने हालात पर 15 से 20 मिनट में ही काबू पा लिया था। रायगढ़ किले में गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि 3 महीने से वे औरंगजेब की कब्र हटाने का काम कर रहे हैं। यह कब्र महाराष्ट्र के खिलाफ उनके युद्ध का एक जीवंत उदाहरण है। जिन्होंने महाराष्ट्र पर हमला किया, हमने उनकी कब्र यहीं खोदी। वे ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वे अब कब्र हटाने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिसे हम कब्र कहते हैं, अमित शाह ने उसे समाधि कहा। अगर यह समाधि है तो आप 3 महीने से दंगे क्यों कर रहे हैं? दंगाइयों को राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का समर्थन प्राप्त था। अगर किसी अन्य पार्टी का नेता इसे समाधि कहता तो भाजपा नेता उस नेता का जीना मुश्किल कर देते। दूसरी बात यह है कि अमित शाह शिवाजी कहते रहे, हम उन्हें शिवाजी महाराज कहते हैं। यह अपमान है। उनके खिलाफ रायगढ़ थाने में एफआईआर होनी चाहिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि केंद्र सरकार अगले 2 वर्षों में देश भर में राजमार्गों को मजबूत करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है, जिसमें पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां सड़कें अमेरिका की सड़कों के बराबर होंगी। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगले 2 वर्षों में देश के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए काम कर रही है, ताकि यह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के बराबर हो। गडकरी ने कहा कि हम अगले 2 वर्षों में देश भर में राजमार्गों को मजबूत करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। आने वाले 2 वर्षों में पूर्वोत्तर के राजमार्ग अमेरिकी सड़कों के बराबर होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को कहा कि राज्य में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जवान सुनील धान के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की, जो
जो पिछले दिन पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक आईईडी विस्फोट में शहीद हो गए थे। रांची स्थित झारखंड जगुआर मुख्यालय में शहीद जवान के सम्मान में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन। हमास ने दावा किया है कि इस्राएली हमले ने गजा में मुख्य मेडिकल फैसिलिटी के इंटेंसिव केयर और सर्जरी डिपार्टमेंट को नष्ट कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में मिसाइल हमले के बाद गजा पट्टी के अल अहली बाप्टिस्ट अस्पताल से बड़ी लपटें और धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में कुछ मरीजों सहित कई लोग घटनास्थल से भागते नजर आ रहे हैं। हमास ने इस हमले को एक भयानक अपराध कहा है। एक स्थानीय पत्रकार ने कहा कि इस्राएली रक्षा बलों ने एक डॉक्टर को फोन किया था और अस्पताल खाली करने की चेतावनी दी थी। नागरिक आपातकालीन सेवा के अनुसार इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अस्पताल में काम कर रहे स्थानीय पत्रकार ने बताया कि इस्राएली सेना के एक अधिकारी ने इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एक डॉक्टर को फोन किया था। पत्रकार के मुताबिक अधिकारी ने अस्पताल को तुरंत खाली करने के लिए कहा था। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को आरोप लगाया था कि कई लोग धर्म के नाम पर पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब अभिषेक बनर्जी के बयान की निंदा करते हुए सुकांत मजूमदार ने कहा कि हिंदू आजादी के बाद से ही ऐसी बातें सुनता आ रहा है। सेक्युलरिज्म का टैबलेट खिला खिलाकर पूरे हिंदू समाज को एकदम हाशिए पर डाल दिया है। भाजपा नेता ने आगे कहा कि हर बार कुछ होता है तो शुरू हो जाता है हिंदू के ऊपर लूट, हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी, दुकानें तोड़ी गईं, 2 व्यक्तियों को काटकर मार दिया गया, हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास पिता और पुत्र दोनों की मौत हो गई। ये क्या हो रहा है? सरकार है कि नहीं? ये सरकार पूरी तरह से जिहादियों के हाथों बिक गई है। मजूमदार ने आरोप लगाया कि टीएमसी के सामने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी, जिनको न पश्चिम बंगाल के बारे में पता है न मुर्शिदाबाद के बारे में, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हिम्मत है तो वहां जाकर बोलिए, लोगों को शांति बनाए रखने के लिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की निंदा की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून के मुद्दे पर मुर्शिदाबाद में शनिवार की हिंसा के बाद एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा था कि पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन कानून लागू नहीं होगा। इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने 12 अप्रैल को कहा कि ममता बनर्जी की बात से साफ होता है कि उनके मन में भारत के संविधान के प्रति सम्मान नहीं है। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी राज्य विधानसभा केंद्र के द्वारा पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती। अगर ममता बनर्जी जी ये कहती हैं तो इसका मतलब साफ हो गया कि बाबा साहेब के संविधान के प्रति उनके मन में सम्मान नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून सभी संवैधानिक मान्यताओं प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए बना है। उन्होंने आगे कहा कि मैं ममता जी की विवशता भी समझ सकता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार के उग्र और आपराधिक तत्वों को साथ में लेकर सत्ता का संचालन किया है, संभवतः उनकी सरकार अब इसकी बंधक हो गई है और वो चाहकर भी इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नए वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के हिंसक होने पर 3 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों और सार्वजनिक संपत्तियों को आग लगा दी और रेल सड़क ब्लॉक कर दिए। इसके बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की थी और अब एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से इस मांग को स्वीकार कर लिया गया है। अदालत ने कहा है कि वह पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में हुई बर्बरता की खबरों को नजरअंदाज नहीं कर सकती और उसने मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि यह निर्देश केवल मुर्शिदाबाद जिले तक सीमित नहीं रहेगा और आवश्यकता अनुसार इसे ऐसी ही स्थिति का सामना करने वाले अन्य जिलों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए तथा स्थिति को नियंत्रित करने और सामान्य स्थिति लाने के लिए तत्काल केंद्रीय बलों की तैनाती की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने 10 विधेयकों को अधिसूचित कर दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल किसी विधेयक को लंबे समय तक अपने पास रोककर नहीं रख सकते। विधेयकों को अधिसूचित होने के बाद ये अब कानून बन गए हैं।
अधिसूचना में बताया गया है कि ये कानून 18 नवंबर 2023 से लागू माने जाएंगे। बता दें कि संबंधित संशोधन विधेयक 19 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु विधानसभा में पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजे गए थे और करीब एक साल बाद 13 नवंबर 2023 को राज्यपाल ने इन विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 18 नवंबर 2023 को ये विधेयक दोबारा सदन में पारित कर राज्यपाल के पास भेजे गए। राज्यपाल ने इसे 28 नवंबर 2023 को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाल ही में कहा था कि विधेयक राज्यपाल के पास लंबे समय से लंबित थे। राज्यपाल ने सद्भावनापूर्ण तरह से काम नहीं किया। जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इस मामले में 8 अप्रैल को सुनवाई की थी। ये पूरा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को कोई विधेयक विचार करने के लिए भेजते हैं तो उन्हें भी 3 महीने में इस पर फैसला लेना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रेसिप्रोकल टैरिफ से स्मार्टफोन और कंप्यूटर को छूट दी है। इसमें चीन को भी राहत दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की टेक कंपनियों ने चिंता जताई थी कि रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण गैजेट के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनमें से अधिकतर सामान चीन में बनते हैं। साथ ही बता दें कि इस छूट में सेमीकंडक्टर, सोलर सेल और मेमोरी कार्ड भी शामिल हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.